दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में कि जो वैदिक काल था कब से कब तक का था और इसको कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया है। तो वैदिक काल को जो था दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और जो वैदिक काल का हम पूरी बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का था। और जो ये ऋग वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का था। और जो उत्तर वैदिक काल था ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। अब हम बात करते हैं कि जो वैदिक काल था इसका नाम वैदिक काल ही क्यों पड़ा। तो जो वैदिक ग्रंथ है हमारे, जो 4 वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन ग्रंथों के नाम पे ही इस युग का जो नाम था वो वैदिक युग पड़ा। ठीक है, यानी कि जो हमारे ग्रंथ है ना, 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो हमारे ये 4 ग्रंथ है इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग, इन्हीं के नाम के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इस युग का जो नाम पड़ा वो वैदिक युग पड़ गया या फिर वैदिक काल। आर्य द्वारा परिवर्तित होने के कारण इस सभ्यता का जो नाम था आर्य सभ्यता भी कहा गया। यानी कि जो आर्य थे, हमें ज्यादातर जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे ये पता चलता है कि जो आर्यों का जो संबंध था, सबसे ज्यादा जो संबंध उनका था वो वैदिक काल से ही था। और इन्होंने यहाँ पे आकर उनके द्वारा कुछ परिवर्तित किए गए जिसके कारण इस सभ्यता का नाम यानी कि इस काल का नाम आर्य सभ्यता भी कहा गया। अब हम बात करते हैं कि जो वैदिक काल था ये कैसा था, मतलब ग्रामीण था, शहरी था। अगर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो जो वहाँ का जो क्षेत्र था वो था ग्रामीण नहीं था, वो शहरी था। हमने कल पढ़ा था और परसों की क्लास में भी हमने ये किया था। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि वैदिक काल का जो उस टाइम पे था वो ग्रामीण था, ग्रामीण सभ्यता था। जबकि हड़प्पा में क्या था, वो शहरी था, शहरीकरण आ गया था ना। वहाँ पे हमने देखा था कितने अच्छे अच्छे नगर नियोजन, व्यापार, सब चीज बनाए गए थे, व्यापार भी बहुत अच्छे से हो रहा था। लेकिन इस काल में जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, हम यहाँ पे एक बात नहीं यहाँ पे देखा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद थे इसमें क्या था और सामवेद में क्या था, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। तो देखो, जो ऋग्वेद का जो इसमें बोला गया था कि 33 देवताओं का वर्णन इसी में किया गया था। ऋग्वेद के अंदर ही 33 देवताओं का वर्णन किया गया। और जो आर्य थे, अभी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे आर्य सभ्यता, आर्य, तो जो आर्य का ज्यादातर जो संबंध थे वो ऋग्वेद में ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ हमने वहाँ पे देखा कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी काफी अच्छी थी। गाय को बहुत ही अच्छा माना जाता था। धान, गेहूं, इस टाइप की फसलें भी उगाई जाती थी। इसके साथ ही वहाँ पे एक देवता थे, इंद्र देवता, जिसको बारिश की देवता भी कहते हैं ना। बरसात मतलब बारिश का आने के लिए लोग पूजा करते हैं, अभी भी करते हैं। तो इंद्र देवता की वहाँ अधिक पूजा होती थी। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, ऋग्वेद में। इसलिए एक काल भी है इसका, ये ऋग्वेदिक काल है, उसमें भी हमें यही सारी चीजें पढ़ना है। उसकी वजह सामवेद अपने नाम में ही छुपा है कि सामवेद से किस चीज की स्टार्टिंग हुई है, संगीत की स्टार्टिंग हुई है। उसके बाद है यजुर्वेद में क्या था कि जो भी पुरोहित थे और जैसे कि इसमें हवन वगैरह जो करते थे, भगवान का आवाहन करते थे, जो पुजारी, उस टाइम पे पुरोहित बोलते थे, अब तो पुजारी, पंडित, तो ये जो लोग थे ये हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे और भगवान का आवाहन करते थे। तो इन सब की चीजें इसमें यजुर्वेद में प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों का विवरण मिलता है कि जैसे शादी के टाइम 7 फेरे लेते हैं तो कौन सा वचन लेना चाहिए, किस तरीके से हवन करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ लिखा गया है। इसके साथ ही हम बात करें अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यानी कि इसमें क्या हुआ था कि जादू टोना, ये सारी चीजें आ चुके थे, तंत्र मंत्र विद्या, इसके साथ ही आयुर्वेद भी आ गए थे अथर्ववेद के अंदर। तो ये मैंने आपको जो 4 वेद थे इसका मैंने शॉर्ट में बता दिया कि किसके अंदर क्या क्या चीजें थी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट कि जो आर्य थे उन्होंने सबसे पहले आकर अपना कहाँ पे वो कहाँ बसे थे। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन
आता है कि जो आर्य थे वो सबसे पहले आकर कहाँ पे बसे थे, तो वो था सप्त सैंधव प्रदेश। आंसर क्या होगा? सप्त सैंधव प्रदेश। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के जो राजनीतिक संगठन थे, सामाजिक जीवन थे, ये सब उस टाइम के जो क्या था और उस टाइम के जो लोगों का जीवन था वो किस तरीके से था, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है राजनीतिक संगठन। तो इसमें क्या था, जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो यह विभिन्न जन में विभाजित था। यानी कि जब आर्य जो थे, अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात किया कि जो आर्य के बारे में हमें पता चलता है वो कहाँ से चलता है? ऋग्वेद से। यानी कि जो ऋग्वेदिक काल है ना, इसमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है इनके बारे में, और इनका जो संबंध भी है वो कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है? ऋग्वेदिक काल में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो ये विभिन्न जन में विभाजित था, और इन जनों का प्रधान राजन कहलाता था। जो राजा होते हैं ना, उन्हें राजन यहाँ पे बोला गया है। ये ना जो आर्य जब मध्य एशिया से जब भारत आए थे तो ये ना विभिन्न जनों में विभाजित था, और इन जन का जो एक मुखिया कह लो, प्रधान कह लो, उनको क्या कहते थे? राजन कहते थे। राजा को जन स्योपा या जन का प्रमुख कहा गया। जो राजा था, हमने अभी बात किया कि उसको राजन कहा गया, या फिर राजा को जन स्योपा या जन का प्रमुख कहा गया। और इनकी जो पद थी वो वंशानुगत थी। यानी कि राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब होता है जैसे राजा है तो राजा मर गया तो उसका बेटा बैठेगा गद्दी पे, बेटा मर गया तो उसका फिर बेटा बैठेगा गद्दी पे। तो इस तरीके से उस टाइम पे ये था, वंशानुगत था। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी थी कि जो राजा थे उनके पास असीमित अधिकार थे। यानी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनको ये सब करने के लिए एक संगठन था, उस संगठन का नाम था कवायली। क्या नाम था संगठन का? कवायली। अगर उनको कुछ भी करना हो, क्योंकि उनके पास जो अधिकार थे वो असीमित अधिकार थे और उनको सलाह लेने पड़ते थे। वैसे हाँ, सीमित में होते ही कुछ लिमिटेड थे, उसके पास अनलिमिटेड थे। लेकिन हाँ, वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके लिए ना उनको कुछ सलाह लेने होते थे। और हाँ, एक बात और कि उनके पास ना लोग भी रहते थे जो उन पर नियंत्रण रखते थे। दो लोग थे, जैसे एक तो सभा थे और दूसरा जो था वो समिति। ये जो राजन पे दो लोग नियंत्रण रखते थे, दो संस्था थी। जैसे कि हमारे इंडिया में ये है कि जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो ये तीनों आपस में क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं कि कोई अपने भी पावर का ज़्यादा मिसयूज ना करे। वैसे ही राजा के पास जो पावर था वो अनलिमिटेड था, असीमित था। लेकिन उनको किसी भी चीज़ पे निर्णय लेने के लिए उनको एक कवायली संगठन था जिससे उन्हें सलाह लेना पड़ता था, और वो अपने मन से कुछ ऐसा मतलब मिसयूज अपने पावर का ना करे, इसके लिए वहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन थे, यानी कि दो संस्था थे। एक था सभा, दूसरा था समिति। उनपे ये दोनों जो सभा थे नियंत्रण रखते थे। संस्था का जो गण का उल्लेख, और हाँ, इन संस्था का गण का भी उल्लेख किया गया है। बलि शब्द का उल्लेख हमें प्रजा द्वारा राजा को, देखो यहाँ पे एक बलि शब्द का भी प्रयोग किया गया था। यानी कि जो प्रजा थे वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा यानी स्वेच्छा के अनुसार वो राजा को बलि उपहार स्वरूप में देते थे। यानी कि राजा को जो प्रजा थी वो गिफ्ट देते थे। गिफ्ट में वो क्या देते थे? बलि देते थे, लेकिन ये बलि अपनी इच्छा से देते थे। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आता है कि जो राजनीतिक संगठन थे, इसमें समिति का योगदान राजा का चुनाव, यानी कि जो चुनाव होता था, राजा का जब चुनाव होता था तो उसमें समिति का जो योगदान था काफी ज्यादा था। समिति उसमें पार्टिसिपेट करती थी, यानी अपना भूमिका निभाती थी। जब राजा का चुनाव होना था, और जो समिति के जो मेन होते थे ना, जो समिति जिसको बोला गया था कि जो समिति के मेन होते थे उनको क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा राजनीतिक संगठन। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में कि उस टाइम का जो सामाजिक जीवन स्तर था वो कैसा था। वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था उसकी जो न्यूनतम इकाई थी वो परिवार को माना गया था। वहाँ पे जो न्यूनतम इकाई थी किसको माना गया था? फैमिली को, परिवार को, कि जो फैमिली है, परिवार है, सर्वोपरि है। अच्छी बात है, काफी अच्छा था वहाँ पे। और हाँ, वहाँ पे स्त्रियों को भी काफी अच्छा से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। यानी कि उनका जो
स्त्रियों की जो स्थिति थी काफी सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक स्थिति थी उस टाइम पे। और परिवार का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? कुलप कहते थे। यानी कि जैसे मुखिया होते हैं ना फैमिली में, जैसे हमारी फैमिली है तो हमारी फैमिली के मुखिया कौन होते हैं? पापा होते हैं। तो वैसे ही वहां पे भी परिवार में एक मेन होता था, प्रधान होता था, जिसको कुलप कहा जाता था। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय बाहु से और वैश्य जांघ से। हाँ, इसमें एक और बात कही गई थी कि ऋग्वेद के दशम मंडल है, यानी कि ऋग्वेद के जो दशम मंडल है उनके अनुसार क्या कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो कहाँ से उत्पन्न हुए? मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय कहाँ से हुए? बाहु से। बाहु मतलब बाहों से उनकी उत्पत्ति हुई है। वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जांघ से। और शूद्रों की जो उत्पत्ति हुई सबसे लास्ट में आता था, 4 वर्ण में डिवाइड था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके कहने का मतलब था जो शूद्र है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पैरों से हुई थी। लेकिन हाँ, जाति का कोई विभाजन नहीं था उस टाइम पे, जाति का कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार क्या कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो मुख से उत्पन्न हुए हैं, जो क्षत्रिय है वो कहाँ से हुए हैं? बाहों से हुए हैं, जो वैश्य है वो जांघ से, और जो शूद्र है वो पैरों से। जाति व्यवस्था का हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो समाज थे वो 3 वर्ग में डिवाइड थे। जो समाज थे वो कितने वर्गों में डिवाइड थे? 3 वर्गों में डिवाइड थे। युक्त तो वो थे जो योद्धा वर्ग थे, योद्धा यानी कि जो वीर थे, जो युद्ध लड़ने जाते थे, एक वो थे। दूसरा पुरोहित वर्ग थे। पुरोहित वर्ग उसे कहा जाता है जो पूजा पाठ करे, उन्हें बोला जाता था पंडित, पुजारी। और एक थे सामान्य लोग, यानी कि 3 हो गए, पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा सामान्य। और यहाँ पे बाल विवाह का कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता है कि उस टाइम पे बाल विवाह जैसा कोई भी प्रथा था या फिर बाल विवाह होता था। और इसके साथ ही उस टाइम हमें विधवा विवाह, नियोग प्रथा काफी प्रचलित थी। ये नियोग प्रथा क्या होता है मैं बता दूं, जैसे कि उस टाइम पे क्या था, जैसे 2 कपल्स हैं और उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते थे, किसी और के साथ संबंध बना सकते थे, मतलब बेबी के लिए शादी कर सकते थे, कुछ ऐसा सिस्टम था। और तो ये उस टाइम पर प्रचलित था नियोग प्रथा। और विधवा विवाह यानी कि किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो वापस से शादी कर सकती थी, ऐसा नहीं था कि उनको जला दिया जाए, क्योंकि बाद में क्या हुआ था, सती प्रथा जैसी कुप्रथा भी आने लग गई थी उभर के। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी अवशेष या फिर कह लो कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है कि उस टाइम पे कोई सती प्रथा जैसी कोई व्यवस्था रही होगी। यहाँ तक कि विधवा विवाह प्रचलित थी, यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो पुनः विवाह करके अपना लाइफ सेट कर सकती है। अब हम बात करने वाले हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति की हम बात करें तो ये जो समाज था पुरुष प्रधान था, तो ऐसा नहीं था कि जो पुरुष प्रधान था तो स्त्रियों की स्थिति खराब होगी। स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, सम्मानजनक थी। और हाँ, यहाँ पे इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार था, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जैसे पहले क्या होता था कि शिक्षा का अधिकार दोनों को ही था, तो स्कूल वगैरह तो थे नहीं, तो गुरुकुल में भेजा जाता था। जो शिष्य होते थे उनको गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था। तो पुरुष की तरह स्त्रियों को भी वहाँ उस टाइम पे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसके साथ ही वहाँ पे स्त्रियों की जो समाज थे, वहाँ स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें उनको प्रेम विवाह, दहेज प्रथा, बहुपत्नी, बहुपति, जीवन भर अविवाहित रहना, मतलब इस तरीके का भी जो था सिस्टम उस टाइम पे था। लेकिन हाँ, अगर जो लड़कियां जीवन भर अविवाहित होती थी उनको अमजू कहते थे। जो लड़कियां मतलब कभी भी शादी नहीं करती थी, वो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको अमजू कहा जाता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे लड़कियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हमें यहाँ पता चलता है देख के कि उनको विधवा विवाह जैसा भी था। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे हमें सती प्रथा का संकेत मिलता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें कंफर्म नहीं है कि हाँ होता होगा या कुछ, लेकिन 1-2 संकेत हमें मिले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उस टाइम पे देखो, वैदिक काल में लड़कियों की स्थिति कितनी अच्छी थी, मतलब उनको हर चीज़ की आज़ादी थी, सम्मानजनक स्थिति थी, शिक्षा का अधिकार था, अपने अकॉर्डिंग वो विवाह कर सकती थी, मतलब सारी चीज़ें। अगर शिक्षा के एग्जाम्पल्स में बात लूँ कि ऐसे कई सारे स्त्री मिली है जिन्होंने
ऋग्वेद की जो बहुत सी रचना है उनकी रचना की है, जैसे कि अपाला, विस्वाया, घोषा, सिक्ता आदियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋग्वेदिक रचना की है। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में कि उस टाइम पे आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन की हम बात करें तो वो उस टाइम के जो लोग थे, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, वो कृषि जीवन जो था, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में क्या था, वो लोग कृषि करते थे। लेकिन इस टाइम में क्या हो गया कि कृषि की अपेक्षा वो क्या करते थे, वो पशुपालन पे ज्यादा ध्यान देते थे, पशुपालन पे ज्यादा वो बल देते थे। और जो गाय था वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे उनके लिए इम्पोर्टेंट था, गाय को कुछ ज्यादा ही वो लोग मानते थे। तो ये था उस टाइम पे आर्थिक जीवन में। जैसे कि और भी चीजें हैं इसमें। आरंभिक जीवन जो था वहाँ पर स्थायी नहीं था, अस्थायी था। यानी कि अभी हमने बात किया तो वो लोग कृषि तो करते ही नहीं थे, पशुपालन करते थे। जब वो पशुपालन करते तो कबीलाई जीवन अपनाते थे। तो कबीलाई जीवन में क्या होता है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कहीं वहाँ, परसों वहाँ, जहाँ पे उनको ठिकाना मिल गया वो वहीं पर रह लेते थे। तो वो उनका जो जीवन था वो अस्थायी था, क्योंकि वो व्यापार नहीं करते थे। जो व्यापार था, जैसे विदेशों से जो व्यापार होता था, ऐसा वो व्यापार नहीं करते थे। और उस टाइम पे भी आर्थिक जीवन के अंदर जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जैसे हमने कल बात किया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, एक वस्तु के बदले हम दूसरे वस्तु को लेते हैं, और जो जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं और जिससे हमें खरीद रहे हैं तो उसको उसी वस्तु की आवश्यकता हो, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान कराना ही वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो उस टाइम पे भी क्या प्रचलित था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो इसमें जो था आर्थिक जीवन में ये कृषि की अपेक्षा किस पे बल देते थे, पशुपालन में। गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था उस टाइम पे। और गाय को जो कहा जाता था, एक नाम दिया गया था अहन्या। गाय को क्या कहा जाता था, अहन्या कहा जाता था। इस पे बहुत ज्यादा गाय को वो लोग महत्व देते थे। उस टाइम की जो प्रमुख फसलें थी वो क्या थी, गेहूं, जौ। और वो लोग विदेशों से व्यापार नहीं करते थे, इनका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वस्तु विनिमय व्यापार वो करते थे, वही वस्तुओं का आदान प्रदान। और कृषि पर आधारित स्थायी जीवन ना करके कौन सा जीवन अपनाते थे, कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। तो ये तो था आर्थिक जीवन। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में भी एक तो ये आ जाएगा कि वो कबीलाई जीवन स्टार्टिंग से, प्रारंभिक से वो कौन से जीवन अपनाते थे। आरंभिक जीवन जो था उनका अस्थायी था, और वो कबीलाई जीवन स्टार्ट कर रखा था उन लोगों ने, यानी कि वो लोग जो जीवन व्यतीत करते थे वो कबीलाई थे। उसके बाद उनके जो देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, यानी कि जो वो भगवान थे, जिन भगवान को मानते थे, वो किसी न किसी प्राकृतिक रूप से वो प्रतीक थे। जैसे वर्षा के जो प्रतीक थे कौन थे, इंद्र देवता थे। आग के जो प्रतीक है अग्नि देवता है। तो इस तरीके से वो उनके जो देवता थे वो प्राकृतिक रूप से किसी न किसी चीज के वो प्रतीक थे। और उस टाइम पे जो इंद्र थे उनको काफी ज्यादा माना जाता था, उनको काफी महत्व दिया जाता था। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो देवताओं की संख्या थी, हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि ऋग्वेदिक काल में जो देवताओं की संख्या थी वो 33 थी। तो यहाँ पे भी धार्मिक जीवन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे 33 देवताओं की संख्या थी। और इसमें जैसे आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि देवताओं के रूप में यहाँ पे विभाजित किया था। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ के जो देवता थे वो प्राकृतिक रूप से किसी न किसी प्रतीकों का था। तो जैसे आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इन तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया था कि ये इन चीजों के देवता है। इंद्र जो थे ऋग्वेदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था, और वो प्रतापी था, इसलिए इसको पुरंदर भी कहा गया था। जो इंद्र थे वो काफी ज्यादा उनको मानते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया था, पुरंदर भी कहा जाता था। इनको कौन सबसे ज्यादा मानते थे, आर्य जो थे वो सबसे ज्यादा मानते थे, इसलिए इनको पुरंदर कहा गया था। और पुरंदर का मतलब क्या होता है, किलों को तोड़ने वाला। अगर हम बात करें न्याय व्यवस्था की कि उस टाइम पे न्याय प्रशासन कैसा था, तो न्याय का जो केंद्र था वो केंद्र बिंदु राजा होता था, यानी कि जो न्याय करेगा वो राजा करेगा। लेकिन हमने अभी बात किया था कि जो राजा था उसके पास कुछ मंत्री संस्था थी जो उन पे नियंत्रण रखते थे, और समिति वगैरह भी था जिससे वो निर्णय लेने में जब भी निर्णय लेता था सलाह करते थे। तो वैसे यहाँ पे भी उनके न्याय प्रशासन में क्या था कि केंद्र बिंदु राजा तो होता था, लेकिन वो जो जब भी
भी न्याय की बात होती थी, जब भी न्याय करना होता था तो वो सलाह लेते थे, पुरोहित की सलाह लेते थे। जो पुरोहित था वो सबसे ऊपर था, यानी कि वहाँ पे जैसे राजा के बाद सबसे ऊपर का जो पद होता है वो पुरोहित का था। दूसरे नंबर पे सेनानी का पद था। तो जो सबसे ऊपर था वो पुरोहित, तो पुरोहित की सलाह लेते थे, फिर न्याय व्यवस्था करते थे कि किसके साथ क्या न्याय होना चाहिए। उस टाइम पे एक और अच्छी बात थी, जो अपराधी होते थे, अपराधियों को पकड़ने के लिए यानी तत्काल पकड़ने के लिए एक उग्र व्यवस्था की गई थी। जैसे हमारे टाइम पे भी पुलिस है, वैसे उस टाइम पे उग्र व्यवस्था था, यानी कि उग्र का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है कि उस टाइम पे उग्र जैसी व्यवस्था थी जो अपराधियों को तत्काल रूप से पकड़ लेती थी। उसके बाद है राजा के पदाधिकारी। राजा के प्रमुख पदाधिकारी में पुरोहित होते थे। हमने अभी बात किया कि जो सबसे ऊपर था उनका पुरोहित था। फिर उसके बाद पदाधिकारी में दूसरे नंबर पे सेनानी आ जाते हैं। और भी इनके पद में कौन कौन से थे, जैसे पदाधिकारी में पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मणी, सूत, रथकार, कर्मठा, ये सारे इस पे सम्मिलित थे। तो ये हमने सारा ओवरव्यू हमने किसका किया है, ऋग वैदिक काल का किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और इससे पहले जैसे हमने बताया कि अभी ये जो काल था एकदम से स्टार्ट हुआ, इससे पहले हड़प्पा काल भी था। तो आपको अगर हड़प्पा काल की वीडियो आपने अगर नहीं देखी और आपको समझ में नहीं आया तो पहले आप इसको देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के साथ।